है और मेरे नीट 2024 में 685 नंबर आए थे और मुझे नीट की फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग में GSVM कानपुर कॉलेज अलॉट हुआ है। अपग्रेड होना मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगा अपग्रेड के लिए, RML के लिए। चलिए आज हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ेंगे और मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मोल कॉन्सेप्ट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 4 चैप्टर के वन शॉट मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी वॉइस की थोड़ी दिक्कत आ गई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। देखिए वो मोबाइल से शूट करी है मैंने अकेले, तो थोड़ा वॉइस में पर दिक्कत है उसमें, लेकिन कंटेंट उसमें पूरा है। अगर आप लोग सही से सुनेंगे तो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं लास्ट में आऊँगा, अभी मैं सिर्फ नोट्स खोल दे रहा हूँ अपने, ठीक है ना। चलिए तो देखिए कैपेसिटेंस, आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस वन शॉट में। तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है ना। यहाँ सिंबल भी देख सकते हैं इसका, ये सिंबल होता है इसका, हम सबको पता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, हम इन्हें जल्दी कवर करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अब ये क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, लेकिन एक ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जो हमारे फ़ैन होते हैं उसके अंदर भी कंडेंसर लगा होता है। वो कंडेंसर क्या होता है, वो कैपेसिटर होता है। वो इनर्जी ऑफ रेस्ट को ओवरकम करने के लिए हम कंडेंसर लगाते हैं, ताकि वो एक साथ बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड देके, मतलब एनर्जी देके, वो उस एनर्जी ऑफ रेस्ट को ओवरकम कर सके, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने के लिए एक टर्म आता है कैपेसिटेंस। उसका फॉर्मूला होता है C = Q/V, और Q यानी चार्ज, V यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q की यूनिट हो जाएगी कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगी वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, जिसे हम फेरेड भी कहते हैं। देखिए फेरेड जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए ज़्यादातर आप लोग माइक्रो फेरेड सुनेंगे, माइक्रो फेरेड, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, C डज़ नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। देखिए फॉर्मूले में ज़रूर आ रहा है कि C = Q/V, लेकिन C यानी कैपेसिटेंस जो है वो ना चार्ज पे डिपेंड करेगी ना पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी। जैसे R इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है ना, लेकिन R जो होता है ना V पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है। वैसे ही C = Q/V ज़रूर है, लेकिन ना C Q पे डिपेंड करेगा ना V पे डिपेंड करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कंडक्टर की शेप एंड साइज़ पे और सराउंडिंग मीडियम में। देखिए हमें पता है कि जब उसके अंदर हम एक वो डाल देते हैं डाइलेक्ट्रिक, तो कुछ कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, अभी आगे बताऊंगा अभी मैं। और शेप एंड साइज़ पे कैसे डिपेंड करेगा वो आगे देखिए, अभी आगे तो आएगा ही। एक फॉर्मूला होता है C = ε0A/d, वो फॉर्मूला यहीं से आता है, इसी वाले फॉर्मूले से आता है वो फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ε0 है, A है, D है, यानी एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स और एरिया ऑफ प्लेट्स। ये पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला आता है, अभी हम आगे देखेंगे कैसे आएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया याद करने के लिए, ताकि आप इसे कैसे याद करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है। आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखें और इससे सोच लें कि हाँ इसमें एरिया आ रहा है तो शेप एंड साइज़ पे हो जाएगा। चलिए, और ε0 यानी मीडियम, तो ये मीडियम। चलिए अब क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर। तो देखिए ये एक आइसोलेटेड स्फीयर है जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रेडियस R है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा KQ/R - 0। ये 0 कहाँ का लिया है हमने, इनफाइनाइट का लिया है। देखिए इनफाइनाइट पे हमने पोटेंशियल क्या मान लिया, क्या लिया, हर कोई मानता है 0। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा KQ/R, और इनफाइनाइट तक हमने माना है कि एक कैपेसिटर बनना है इस स्फीयर से लेके इनफाइनाइट तक के बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालेंगे, इसका और इनफाइनाइट से। तो इसका पोटेंशियल यहाँ से क्या हो जाएगा KQ/R, और इनफाइनाइट का क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो क्या आ गया देखिए, Q/4πε0R, और C = क्या होता है Q/V। ये चार्ज जो है वो Q है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो Q/V और आ गया 4πε0R। इसके अंदर बस ये चीज़ याद करने की है कि C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए पूछा जाए कभी आपसे कि एक आइसोलेटेड स्फीयर की रेडियस R है, फिर उसकी एक की रेडियस 2R है, तो उसकी कैपेसिटेंस का रेशियो बताइए, तो बता सकते हैं आप डायरेक्टली 1:2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, अब देखिए एक स्फीयर है
देखिए कैपेसिटर की बात हो रही है तो हमेशा कंडक्टर की बात होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए ये एक स्फीयर आउटर स्फीयर है, ये और ये इनर स्फीयर, ये आउटर स्फीयर। देखिए इनर स्फीयर पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, आउटर स्फीयर पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, ठीक है ना। इसका मतलब एक कैपेसिटर बनना है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर बनना है। देखिए इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनी हुई हैं, तो इसके अंदर ये एनर्जी स्टोर हो रही है ये। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हम इन दोनों के बीच का निकालेंगे, इन दोनों स्फीयर के बीच का। और चार्ज भी क्या है, दोनों पे क्यू है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो देखिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, तो वी ए क्या होगा, वी ए देखिए, वी ए यानी इस सरफेस का पोटेंशियल एक तो इसकी वजह से होगा और एक बाहर वाले की वजह से अंदर होगा। तो देखिए इस जो अंदर मतलब जो इनर स्फीयर की वजह से जो इसके सरफेस पे होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई ए, और जो बाहर वाले की वजह से अंदर वाले सरफेस पे होगा वो क्या होगा, के माइनस के क्यू बाई बी, क्योंकि बाहर वाले पे चार्ज कितना है, माइनस क्यू, तो माइनस के क्यू बाई बी, ठीक है ना। और वी बी ज़ीरो क्यों हो रहा है, देखिए वी बी ज़ीरो क्यों हो रहा है, देखिए एक तो यहाँ पे बाहर वाले स्फीयर पे एक तो अंदर वाले स्फीयर की वजह से पोटेंशियल आएगा और एक खुद के स्फीयर की वजह से पोटेंशियल आएगा। तो खुद के स्फीयर की वजह से आएगा माइनस के क्यू बाई बी और अंदर वाले की वजह से आएगा प्लस के क्यू बाई बी। तो माइनस के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई बी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आएगा कि ये ज़ीरो कैसे हुआ। चलिए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, के क्यू बाई ए माइनस के क्यू बाई बी, और सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई बी। तो देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत, देखिए वी को थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर दिया, कैसे, के क्यू कॉमन कर लिया, के क्यू कॉमन करने के बाद ए बी एलसीएम ले लिया, तो देखिए ये ऐसे आ गया, और इसको सी इक्वल टू क्यू बाई बी रखेंगे तो क्यू से क्यू तो कट जाएगा ये, और ये आ जाएगा, देखिए ये इन्वर्स हो जाएगा ना उसका, ठीक है। चलिए अब एक यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये, कि अगर दो स्फीयर हैं और उन्हें वायर से कनेक्ट किया हुआ है तो कैपेसिटेंस आ जाएगी सी इक्वल टू 4πε0 बी, आउटर स्फीयर की रेडियस। ये क्यों होता है, देखिए कंडक्टर में आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर्स को एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो सारा चार्ज जो होता है वो सरफेस पे आ जाता है, भले ही इनर स्फीयर पे कितना ही चार्ज हो, वो सारा चार्ज उठ के बाहर पे आ जाता है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए इसके पीछे का रीज़न ये है कि मान लीजिए इस पर मान लीजिए कुछ प्लस क्यू चार्ज था, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है कोई, ठीक है। अब वायर से कनेक्ट कर दिया है, और वायर से कनेक्ट कर दिया इसका मतलब क्या है कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया। अब दोनों का पोटेंशियल बराबर होने के लिए जो चार्ज यहाँ पे है, देखिए अंदर वाले स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वजह से बाहर पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई बी, के क्यू बाई बी, ठीक है ना। लेकिन अगर यही चार्ज बाहर आ जाए, चलिए अभी एक मिनट रुकिए, मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि अगर अंदर वाले स्फीयर पे प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर वाले स्फीयर पे चार्ज क्या आएगा, के क्यू बाई बी, और अंदर वाले स्फीयर पे पोटेंशियल, वो चार्ज कह रहा हूँ पोटेंशियल, सॉरी, अंदर वाले सरफेस पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई ए। ये दोनों बराबर नहीं है ना। अगर हम इस चार्ज को अंदर वाले स्फीयर पे ही रहने दे रहे हैं तो अंदर का पोटेंशियल आ रहा है के क्यू बाई ए, लेकिन बाहर का पोटेंशियल आ रहा है के क्यू बाई बी। ये आउटर का है, ये इनर का है, बराबर तो नहीं है। अब अगर यही चार्ज उठ के बाहर वाले सरफेस पे आ जाए तो देखिए क्या होगा, तो बाहर वाले सरफेस पे अगर ये क्यू चार्ज आया था, देखिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ओहो सर्किल भी हट गया, चलिए कोई बात नहीं, अभी समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों के। अब मान लीजिए चार्ज उठ के बाहर वाले स्फीयर पे आ गया, अब बाहर वाले स्फीयर पे आ गया तो बाहर वाले स्फीयर पे क्या हो जाएगा पोटेंशियल, के क्यू बाई बी, लेकिन अंदर वाले पे क्या हो जाएगा, अंदर वाले पे भी के क्यू बाई बी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि एक हॉलो स्फीयर में अंदर पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो कितना होता है, के क्यू बाई बी यानी रेडियस के। तो देखिए यहाँ बराबर आ गया, आउटर का और इनर का बराबर आ गया, इसलिए क्या होता है कि सारा चार्ज जो होता है वो इनर वाले स्फीयर से बाहर वाले स्फीयर पे आ जाता है अगर वायर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे ख्याल में आपकी बात समझ में आ गई होगी, बाकी इस तो मैं सब हटा देता हूँ। चलिए ठीक है। चलिए अब क्या है, व्हेन आउटर स्फीयर अर्थ, आउटर स्फीयर को अगर हमने अर्थ कर दिया तो क्या होता है। तो देखिए इनिशियली, पहले इस डायग्राम को देखिए आप लोग केयरफुली, कि इनिशियली इस पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है ना। इनिशियली इनर वाले स्फीयर पे चार्ज है, देखिए क्वेश्चन में मेंशन हुआ कि किस पे चार्ज इनिशियली है और किस पे चार्ज इनिशियली नहीं है। ये मैंने एक केस मान लिया कि जिसमें इनिशियली अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज है, ठीक है ना, ये वो केस है।
और आउटर स्फीयर को अर्थ कर दिया। अब देखिए आउटर स्फीयर को अर्थ कर दिया तो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अब पोटेंशियल 0 होने के लिए देखिए इस अंदर वाले स्फीयर पे क्यू चार्ज की वजह से जो बाहर पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, बाहर वाले सरफेस पे पोटेंशियल आएगा कितना आएगा, KQ/B। हमने मान लिया कि इस पर एक एक्स चार्ज आएगा अर्थिंग की वजह से, कोई एक्स चार्ज आ रहा है इस बाहर वाली सरफेस पे जिसकी वजह से पोटेंशियल 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। और उस एक्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, KX/B। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -Q। तो अर्थिंग के बाद बाहर वाले स्फीयर पे -Q चार्ज आ रहा है, पहले से नहीं था, अर्थिंग के बाद आया है। पहले से तो इनिशियली काय पे था, सिर्फ इनर वाले स्फीयर पे था। तो देखिए बस अब कुछ नहीं बचा, कैपेसिटेंस निकालनी है हमें, इस कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इक्वल टू Q/V, चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल किन दोनों का, कैपेसिटेंस किन दोनों सरफेस के बीच में बनना है, इन दोनों सरफेस के बीच में बनना है कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल हम इन दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो चार्ज तो Q रख दिया, और पोटेंशियल देखिए इस वाले स्फीयर में पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/A माइनस KQ/B प्लस KQ/A माइनस KQ/B। और बाहर वाले सरफेस पे क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अर्थिंग हो रही है बाहर वाले सरफेस की, तो इसलिए यानी इसमें माइनस में 0 हो रहा होगा। अब वो माइनस में 0 हो रहा है इसलिए लिखा ही नहीं है मैंने वो, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4πε0 AB डिवाइड बाई B माइनस A। जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ आ रहा था, देखिए यहाँ देखिए माइनस चार्ज पहले से था आउटर स्फीयर पे, माइनस चार्ज क्वेश्चन में गिवन होगा कि माइनस चार्ज है आउटर स्फीयर पे, लेकिन यहाँ जो है अर्थिंग के बाद आया। ये आप लोगों को खुद सोचना होगा कि अर्थिंग हो रही है तो -Q चार्ज आ रहा है। चलें, कैपेसिटेंस दोनों केस में सेम आ रही है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हेन इनर स्फीयर इज़ अर्थ। देखिए इनिशियली चार्ज किस पे दे रखा है, आउटर स्फीयर पे। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि किस सरफेस पे चार्ज है इनिशियली, और ज़्यादातर क्या होता है जिस सरफेस की अर्थिंग हो रही होती है उस पर चार्ज नहीं होता है, जिसकी अर्थिंग नहीं हो रही होती है उस पर चार्ज होता है, ठीक है ना। चलिए अब बाहर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है इनिशियली, और अंदर वाले की अर्थिंग कर रहे हैं। तो अंदर वाले पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल 0 करना है। अब पोटेंशियल 0 करने की जैसे हमने ऊपर माना था कि एक्स चार्ज मान लिया उस पर, और एक्स चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है वो अगर हम बाहर वाले स्फीयर की वजह से जो चार्ज है उसमें जोड़ते हैं तो पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए, यही हो रहा है। तो देखिए इसके अंदर क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू -QA/B, इसके अंदर एक्स की वैल्यू आ रही है -QA/B। ये देखिए इंपॉर्टेंट केस बन जाता है कि अगर हम इसके अंदर VA का पोटेंशियल 0 करना है तो अर्थिंग की वजह से -QA/B चार्ज आएगा अंदर वाले स्फीयर के ऊपर, ठीक है ना। चलिए अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इक्वल टू Q/V डेल्टा V, और Q चार्ज तो कैपिटल Q है, और डेल्टा V इन दोनों सरफेस का डेल्टा V। तो देखिए अंदर वाले स्फीयर का तो 0 हो जाएगा, बाहर वाले स्फीयर का लिखना है हमें, पोटेंशियल कितना आएगा बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल, एक तो KQ/B इसकी वजह से इनिशियली जो था KQ/B, और एक पोटेंशियल जो होगा अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर आएगा वो भी कितना आएगा, Q कितना है, QA/B डिवाइड बाय B, यानी B² हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4πε0 B² डिवाइड बाय B माइनस A। देखिए ये इंपॉर्टेंट केस हैं कुछ, ये नीट में अभी तक पूछे नहीं गए, या फिर शायद पूछे भी गए एक आध बार पुराने 2003-04 में शायद, या फिर मुझे याद नहीं आ रहा कब पूछे गए, देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन ये इंपॉर्टेंट केस हैं और अभी 3-4 सालों में इन्हें टच नहीं किया है, तो इस हो सकता है कि इस बार इन पे क्वेश्चन आ जाए अर्थिंग पे, स्फेरिकल कैपेसिटर पे, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए यहाँ से अब हमारी असली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट था लेकिन कम इम्पोर्टेंट था, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में तो खास करके। चलिए अब हम लोग आगे क्या है, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और एक पर पॉजिटिव Q चार्ज होता है, एक में नेगेटिव Q चार्ज होता है, लेकिन अंदर की साइड पे बाहर चार्ज 0 होता है, बाहर चार्ज क्या होता है, 0 होता है, और एरिया A मानते हैं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस क्या है D। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज की वजह से, एक इस पॉजिटिव की वजह से और एक इस नेगेटिव की वजह से, दोनों की डायरेक्शन सेम है,
तो ऐड हो जाएंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और ऐड होने के बाद क्या आ जाएंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक चीज़ निकल के आती है कि यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, बच्चों को यही समझ में नहीं आता। चलिए मैं आपको पहले वही समझा देता हूँ कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कैसे आया। मैंने क्या कहा था, कैपेसिटर की बात हो रही है तो कंडक्टिंग की बात हो रही होगी, ठीक है ना। अब देखिए कंडक्टिंग शीट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद से आती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे दो की ऐड हो रही है, एक पॉजिटिव की ऐड होनी चाहिए थी। चलिए मैं यहाँ बना ही देता हूँ। यहाँ देखिए एक पॉजिटिव की ऐड होनी चाहिए थी, एक नेगेटिव की ऐड होनी चाहिए थी। ये पॉजिटिव वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, नेगेटिव वाले की, तो सिग्मा बाय, अगर हम कह रहे हैं कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसकी और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसकी, दोनों की ऐड होकर क्या होनी चाहिए, हो जानी चाहिए थी 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अब देखिए इसका रीज़न क्या है कि यहाँ जो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो आ रहा है, यहाँ जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ दोनों, यहाँ जो कंडक्टिंग प्लेट है वहाँ, यहाँ दोनों सरफेस पे चार्ज है। ये बात बच्चे भूल जाते हैं कि यहाँ दोनों सरफेस पे चार्ज है, लेकिन यहाँ जो है सिर्फ एक ही सरफेस पे चार्ज है। इसीलिए ऐसा होता है कि यहाँ पे एक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं, वो आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर नेगेटिव की वजह से भी आती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हैं दोनों कंडक्टिंग प्लेट, देखिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट नॉन कंडक्टिंग की वजह से होती है, लेकिन यहाँ जो है कंडक्टिंग में भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सरफेस पे चार्ज है, ठीक है ना। चलें आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमें समझ में आ गया कैसे आया, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड इंटू डी, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है ना। चलिए अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q बाय वी, तो Q और V को हम रखेंगे Q डी बाई ए एप्सिलॉन नॉट, तो Q डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, Q से Q कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैं कह रहा था ये फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, देखिए आ गया, ठीक है ना। कैसे आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 2 प्लेट्स ऑफ अनइक्वल एरिया कैन ऑल्सो फॉर्म अ कैपेसिटर बिकॉज इफेक्टिव ओवरलैपिंग एरिया इज कंसिडर्ड। देखिए 2 अनइक्वल एरिया वाली प्लेट्स भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप लोग कैसे, हम एक कॉमन एरिया मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज हमने Q2 की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इवन Q2 चार्ज पे, यानी इस Q2 चार्ज पे इस 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी वजह से Q2 पे कितना फोर्स लगेगा ये हमने निकाला है। तो देखिए 1 की वजह से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने बताया था क्या आती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। भले ही यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट्स लगी हुई हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही सरफेस पे चार्ज होता है इसलिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब फोर्स क्या आएगा, Q2 इंटू E1, तो Q2 पे चार्ज भी कितना है, Q है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q² डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट। मान लीजिए अगर अब हमें दे रखा है कि 2 कंडक्टिंग प्लेट हैं और एक कंडक्टिंग प्लेट पर चार्ज 2Q है और दूसरी पे Q है, और पूछा है इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताइए कि आउटर सरफेस पे कितना आएगा, इनर सरफेस पे कितना आएगा, दूसरी वाली के इनर सरफेस पे कितना आएगा, दूसरी वाली के बाहर सरफेस पे कितना आएगा। तो देखिए हम इसे कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो बाहर वाले सरफेस पे चार्ज होता है वो होता है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। जो बाहर वाले सरफेस होता है, इन दोनों बाहर वाले सरफेस पे चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, और जो अंदर वाले पे होता है वो जो बचा हुआ होता है इसका, वो अंदर वाले पे हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2Q चार्ज रखा है इस कंडक्टिंग प्लेट का, इस कंडक्टिंग प्लेट का Q चार्ज रखा है, तो बाहर वाले मैंने क्या बताया, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, यानी 2Q प्लस Q 3Q डिवाइड बाई 2, तो बाहर कितना आ गया 3Q बाई 2, यहाँ भी था बाहर कितना आ गया 3Q बाई 2। अब देखिए 2Q में से 3Q बाई 2 यहाँ आ गया, तो कितना बचा हुआ होगा, Q बाई 2 बचा है। देखिए इन दोनों का अगर आप जोड़ दें तो 2Q आ रहा है, 3Q बाई 2 प्लस Q बाई 2 यानी 4Q बाई 2 यानी 2Q, ठीक है ना।
तो यहाँ प्लस क्यू बाई टू, यहाँ माइनस क्यू बाई टू आ गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए 3 क्यू बाई टू, 3 क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू यानी 2 क्यू बाई टू यानी क्यू। ठीक है ना, ऐसे निकालते हैं। चलिए अब क्या है, अगर देखिए यहाँ दोनों को जोड़ने के बाद 2 क्यू आ रहा था, यहाँ दोनों को माइनस करने के बाद बस हम किसी भी एक का निकाल लेंगे जो ज़्यादा वाला, समझ रहे हैं ना। जैसे यहाँ 1.5 क्यू है, यहाँ 2 क्यू है, यहाँ कम बचा है, इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना बचा यहाँ पे, और जितना यहाँ पे आएगा उसका नेगेटिव में यहाँ पे आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है अंदर वाले स्फीयर पे, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज। ठीक है ना, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है। चलिए अब क्या है, चार्ज ऑफ कैपेसिटर जो होता है चार्ज एट इनर सरफेस, वही बात कि जो चार्ज ऑफ कैपेसिटर में हम C = Q बाई V लिखते हैं, उसके अंदर जो चार्ज होता है चार्ज। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्फीयर है जिस पे चार्ज है पॉजिटिव Q, एक ही दूसरा स्फीयर है जिस पे चार्ज है नेगेटिव Q। तो देखिए ये कैपेसिटर बन रहा है, d डिस्टेंस की दूरी पर रखे हैं दोनों स्फीयर, तो ये कैपेसिटर बन रहा है। अब हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो देखिए इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो गलती क्या होती है यहाँ पे कि जब इस ए का पोटेंशियल निकालते हैं तो हम सिर्फ KQ/R लिख देते हैं, जबकि ए का पोटेंशियल सिर्फ KQ/R नहीं है, उस पर पोटेंशियल KQ/R तो सिर्फ इस अपने चार्ज की वजह से है, लेकिन जो d डिस्टेंस पे चार्ज रखा है उसकी वजह से भी तो पोटेंशियल आएगा इस सरफेस पे कुछ, ये मिस कर देते हैं हम लोग। तो देखिए बस यही मिस नहीं करना है, बस मैंने यही दिखाया यहाँ पे कि इस ए की वजह से जो पोटेंशियल जो ए की वजह से आएगा वो KQ/R माइनस AQ/D, और जो बी की वजह से आएगा वो भी अपनी वजह से, और जो इसकी वजह से आएगा इसके ऊपर वो भी लिखेंगे हम। देखिए माइनस AQ/R प्लस KQ/D। अब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग तो देखिए कुछ सॉल्व हो जाएगा ये। अगर हम मान लें कि डी जो है वेरी वेरी लार्ज है किससे, R से, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं इस वाली डी को। तो देखिए वो यहाँ पे किया है, और Q/V तो क्या आ गया 4πε0R आ गया। ठीक है ना। चलें अब क्या है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर निकालना है। तो देखिए यहाँ पूरा डेरिवेशन करा हुआ है कि कैसे निकालेंगे हम एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो हमने क्या माना, लेट कैपेसिटर इज़ अनचार्ज इनिशियली। कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है इनिशियली। अब टाइम t पे पोटेंशियल डिफरेंस, उस पर हमने मान लिया कुछ Q चार्ज आ गया उस पर टाइम t के बाद, तो V डैश। अभी ये इनफाइनाइट, देखिए इनफाइनाइट टाइम पे क्या होता है कि इस पर पूरा प्लस Q माइनस Q चार्ज आ जाता है, और जो V जो आता है वो QC पूरा आ जाता है। अभी पूरा Q चार्ज नहीं आया है, पूरा Q चार्ज तो हम मानते हैं कि इनफाइनाइट टाइम के बाद आता है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल t टाइम की, मतलब थोड़ी देर बाद जब सिर्फ थोड़ा सा Q चार्ज आया है, यानी पूरा मान लीजिए मैक्सिमम वो Q चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन अभी सिर्फ Q ही चार्ज आया है, पूरा चार्ज नहीं आया है। तो देखिए इस केस में क्या होता है, देखिए V डैश जो है वो V से कम है, Q/C मान लिया t टाइम पे। तो देखिए अब अगर फर्दर dQ चार्ज ऐड करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Q/C, चार्ज क्या है dQ। अब देखिए अगर हम ये dW वर्क आ गया, इस dW वर्क को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कितना चार्ज करना है, 0 से लेके पूरा कैपिटल Q तक चार्ज करना है। 1/C तो कांस्टेंट हो जाएगा, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है। तो Q dQ को इंटीग्रेट करेंगे तो Q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q²/2, और हम अगर इसको रिप्लेस करेंगे 0 और Q से तो देखिए वर्क डन क्या आ गया। वर्क डन जो है वही चेंज इन एनर्जी है, तो जो कि क्या आ रहा है Q²/2C। अब यहाँ Q को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, CV से, तो क्या एक और फॉर्मूला निकल के आ गया 12CV²। और यहाँ पर हमने किसको रिप्लेस कर दिया, C को रिप्लेस कर दिया Q/V से, तो एक और फॉर्मूला निकल के आ गया QV/2। ठीक है ना। और यहाँ एक बात ये याद करने इंपॉर्टेंट बात है ये कि यहाँ जो ½ CV² है, वहाँ यहाँ V को हम कभी कभी V फाइनल स्क्वायर माइनस V इनिशियल स्क्वायर भी रखना पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन में, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ठीक है ना। इसका डेरिवेशन समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में आप लोगों के। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ़ सम चार्ज Q फ्लोज थ्रू बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V देन वर्क डन बाय बैटरी। अब देखिए यहाँ तो हमने क्या वर्क डन निकाला था ताकि हम निकाल सकें कि कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटेंस में, लेकिन अब हमें वर्क डन निकालना है बैटरी का। तो बैटरी का वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा QV। बैटरी का वर्क डन का फॉर्मूला होता है डेल्टा QV, Q∆V नहीं, डेल्टा QV। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा होता, चार्ज चेंज हो रहा होता है। तो
कि डिपेंडिंग कि क्या चेंज होगा, कि डेल्टा क्यू चेंज होगा या डेल्टा वी चेंज होगा, तो उस हिसाब से हम फॉर्मूला रखते हैं। ठीक है ना। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, किसके बराबर, देखिए वर्क डन बाय बैटरी क्या है, देखिए वर्क डन बाय बैटरी आ रहा है 2U। अब 2U कैसे आ रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ 2U कैसे आ रहा है। देखिए वर्क डन का बैटरी का हमने क्या फॉर्मूला देखा कि डेल्टा क्यू इंटू वी। इनिशियली चार्ज कितना था कैपेसिटर पे, 0 चार्ज था, पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। मैंने क्या कहा, यहाँ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ चार्ज ही चेंज हो रहा है, तो पोटेंशियल तो वी रहा। अब चार्ज फाइनली कितना है, सी वी है, और इनिशियली चार्ज कितना था, 0 था, तो वर्क डन कितना आ गया, सी वी स्क्वायर आ गया। वर्क डन में बैटरी कितना आ गया, सी वी स्क्वायर, और एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना था, हाफ सी वी स्क्वायर, जिसको हमने क्या माना था, यू। अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वर्क डन में बैटरी आएगा, इसलिए यहाँ वर्क डन में बैटरी क्या आया, 2U आया। ठीक है ना। चलें इसे मैं हटा दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक फॉर्मूला आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि हीट लॉस इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये हीट लॉस फॉर्मूला होता है। क्यों, क्या होता है, देखिए कभी कभी अभी हमने देखा कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया, सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई, हाफ सी वी स्क्वायर, तो यानी हीट लॉस कितना हुआ होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। जाहिर सी बात, देखिए बैटरी ने कितना वर्क डन किया, सी वी स्क्वायर, और स्टोर कितना हुआ, हाफ सी वी स्क्वायर, तो बाकी का हाफ सी वी स्क्वायर कहाँ गया, हीट लॉस हो गया। ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ, अभी यहाँ क्यू वी की फॉर्म लिखा हुआ है वो चीज़। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी स्टोर कितना है, हाफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम को हमने मान लिया AD, अब सी को हमने रख दिया एप्सिलॉन नॉट A/D, और वी को E इंटू डी। तो देखिए हम इसे थोड़ा काटेंगे, देखिए ये कटा, फिर ये कट जाएगा डी का उससे स्क्वायर से, फिर ये डू पर, तो सॉल्व करेंगे आप लोग क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना। एक तो ये यहाँ आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, एक मैग्नेटिज्म में भी ऐसा फॉर्मूला आता है, मैग्नेटिज्म में एक ऐसा फॉर्मूला आता है। चलिए अब देखिए ये तो आ गया एनर्जी डेंसिटी का। एक कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनर्जी बताइए कैपेसिटर की, ऑफ कहीं ऑप्शन में ना हाफ सी वी स्क्वायर दे रखा होता है, ना क्यू वी बाई 2 दे रखा होता है, और ना ही क्यू स्क्वायर बाई 2C दे रखा होता है। इन तीनों में से कुछ भी नहीं दे रखा होता है, और पूछा होता है बताइए कैपेसिटर की एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई हमने वॉल्यूम से कर दी तो एनर्जी आ गई बस। इसलिए ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए थोड़ा सा कि ये देखिए एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी की मल्टीप्लाई वॉल्यूम से कर दी तो एनर्जी आ जाएगा। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर फ्रॉम 4 वोल्ट टू 6 वोल्ट इज W। द फर्दर वर्क डन इन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम 6 वोल्ट टू 8 वोल्ट। देखिए वही जो मैंने पीछे बताया था कि यहाँ कभी कभी कहाँ गया, हाफ सी वी स्क्वायर में हम वी फाइनल माइनस वी नीचे लगते हैं, वही इसी फॉर्मूले पे बेस है वो क्वेश्चन। ठीक है ना। अभी बच्चे क्या करते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर याद कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आया था उनके सामने, बस बैठे हैं खाली कि क्या करें। हम हाफ सी वी स्क्वायर याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। ठीक है ना। डेल्टा वी याद रखें तो याद रहेगा कि हाँ वी फाइनल माइनस वी नीचे। तो देखिए हमें W क्या दे रखा है, 6 वोल्ट से जब 4 वोल्ट से 6 वोल्ट चार्ज हुआ तो कितना वर्क डन हुआ W। अब पूछा है जब 6 वोल्ट से 8 वोल्ट चार्ज हो रहा है तो कितना W की फॉर्म में वर्क डन बताइए। तो देखिए हमने से W का हमने इक्वेशन लिखी, क्या आई हाफ सी इंटू 20, W डैश की इक्वेशन लिखी, क्या आई हाफ सी इंटू 28, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आया 5/7, तो W डैश कितना आ गया 7/5 W। ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, देखिए सीरीज़ में क्या होता है, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड करता है। अब करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो हम यहाँ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या मानेंगे कि चार्ज सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ सीरीज़ के लिए फॉर्मूला आता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जो कि फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस में पैरेलल के लिए। यहाँ उल्टा हो गया, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है वही कैपेसिटर में सीरीज़ के लिए फॉर्मूला होता है।
ठीक है ना। चलिए, अगर दो कैपेसिटर होते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2। यही फॉर्मूला रेजिस्टेंस में भी आता है, लेकिन वो किस में आता है, पैरेलल में आता है। यहाँ वही फॉर्मूला सीरीज़ में आ रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा हो कि हाँ बहुत बेसिक बात है, लेकिन यही चीज़ जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो हम रजिस्टर के हिसाब से सॉल्व करते चले जाते हैं। याद रखिए कैपेसिटर में हमेशा उल्टा होता है रजिस्टर का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है कि ये आया कैसे फॉर्मूला। तो देखिए, अगर इसकी कैपेसिटर C1 है, इसकी कैपेसिटर C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है, कैपेसिटेंस C3 है, तो देखिए इस पर हमने मान लिया कि इस पर V1 पोटेंशियल आया, इस पर V2 पोटेंशियल आया, इस पर V3 पोटेंशियल आया। चार्ज तीनों पर सेम आएगा क्योंकि सीरीज़ में कनेक्ट है। तो देखिए V1 + V2 + V3 किसके बराबर आएगा, V के बराबर, क्योंकि अब्बा कौन है, V है अब्बा, तो अब्बा ही तो बांटेंगे सबको। तो अब्बू ने सबको बांट दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो V = V1 + V2 + V3। तो V को हमने क्या मान लिया, Q / C इक्विवेलेंट। तो V1 Q/C1 + Q/C2 + Q/C3, Q से Q कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो फॉर्मूला आ गया देखिए हमारे पास, ठीक है ना। चलिए, अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C/n। अब C इक्विवेलेंट जो होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, मतलब सबसे छोटे से भी सबसे जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो सबसे छोटे जो कैपेसिटर है उससे भी छोटा आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। चलिए ना आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इन सीरीज़। अब देखिए एक तरीका बताता हूँ आप लोगों को कि मान लिया किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए इस कैपेसिटर पे कितना पोटेंशियल है, कितना चार्ज है, कितनी एनर्जी स्टोर है। तो हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि उस पर कितना पोटेंशियल आ रहा है। तो डायरेक्टली एक तरीका होता है, ट्रिक होती है निकालने की। देखिए कैसे, देखिए V = Q/C होता है, तो यानी V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा उसका पोटेंशियल कम, ठीक है ना। तो देखिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि सबसे ज़्यादा वाले को हम x मान लें, सबसे ज़्यादा जिसकी कैपेसिटेंस है उसका हमने पोटेंशियल मान लिया x। तो देखिए ये इसकी 30 है, ये 10 है, यानी ये कैपेसिटेंस 3 गुना कम हो रही है, तो पोटेंशियल जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा, 3x, ठीक है ना। यहाँ पोटेंशियल हमने x माना तो यहाँ पोटेंशियल 3x हो गया, क्योंकि यहाँ कैपेसिटेंस 3 गुना कम हो रहा है तो पोटेंशियल 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है ना। अब कभी क्या 30 और 20 का रिलेशन रखा, तो बस खाली बैठने की, अब क्या करें, अब तो यहाँ ना 3 गुना, ना 2 गुना, ना 1 गुना। तो देखिए इसका तरीका होता है कि हमें पता है कि यहाँ कैपेसिटेंस कम हो रही है तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए तो उसका मतलब हम इसकी x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, बड़ा डिवाइड बाय छोटा, बड़ा डिवाइड बाय छोटा करेंगे तभी तो कुछ बड़ा नंबर आएगा, और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x से बड़ा होगा। तो 30 डिवाइड बाय 20 इंटू एक्स करना, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 3x/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एक और केस मान लीजिए, हमने सबसे ईजी यही पता है कि आप बड़े वाली कैपेसिटेंस को सबसे छोटा पोटेंशियल दे दें और उस हिसाब से निकाल लें फिर सबका। अभी नीचे एक केस और है, वो अभी जब केस आएगा तो समझाऊंगा। अब देखिए क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। सीरीज़ में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और चार्ज सेम रहता है। यहाँ पैरेलल है, पैरेलल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या आता है, देखिए हमने मान लिया कि इस C1 पे Q1 चार्ज आया है, C2 पे Q2 चार्ज आया है, C3 पे Q3 चार्ज आया है। तो देखिए Q = Q1 + Q2 + Q3, डेरिवेशन में भी कुछ नहीं है, कभी कभी बोर्ड में पूछ लेते हैं डिराइव करिए फॉर्मूला। देखिए आप देख सकते हैं डेरिवेशन में कुछ नहीं है, हमें पता है पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और किसके बराबर, Q के इक्वल रख दिया, Q1 + Q2 + Q3। वहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था सीरीज़ में, हमने इसलिए V = V1 + V2 + V3 कर दिया था। तो देखिए C = V, C1V, C2V, C3V, V कट जाएगा, C इक्विवेलेंट = C1 + C2 + C3 आ गया। चलिए अब यहाँ भी वही सब छोटी छोटी बातें कि n आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो फॉर्मूला आ जाएगा C इक्विवेलेंट = n × C। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, Q = CV है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा, यानी जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा उसको सबसे ज़्यादा पोटेंशियल में सबसे ज़्यादा चार्ज मिलेगा, सॉरी। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर लिए 21, 28, 37, ताकि कोई ना 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ना दिखा पाए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे छोटे वाले को x मान लिया, वहाँ हमने सबसे बड़े वाले को x माना था, क्योंकि सबसे बड़ा जिसका होता है उसकी सबसे कम होती है। यहाँ जो सबसे कम उसकी सबसे कम, यहाँ कैपेसिटेंस और चार्ज का रिलेशन है, वहाँ कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का रिलेशन देख रहे थे हम, ठीक है ना। उस हिसाब से आप लोग देखेंगे सबसे छोटे जिसकी कैपेसिटेंस सबसे छोटा चार्ज होगा उसका, तो हमने मान लिया कि 21 कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस वाले पे कितना चार्ज आया, x चार्ज आया, ठीक है ना।
तो 28 वाले पे कितना चार्ज आएगा, एक्स। हमें पता है कैपेसिटेंस बढ़ रहेगी तो चार्ज बढ़ेगा। हमें पता है कि एक्स से जब बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो बड़ा होगा। अब बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, 28/21 करेंगे। 28/21 इंटू एक्स कर दिया। ऐसे यहाँ 37 है, 37/21 इंटू एक्स कर दिया। कुछ है, कुछ भी नहीं है। एक बार आप तरीका सीख गए तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए इन तीनों को हम किससे इक्वल लग देंगे, एक्स प्लस 28/21 इंटू एक्स प्लस 37/21 इंटू एक्स इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। देखिए वी तो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको कितना दे रखा है। सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। 21 प्लस 28 प्लस 37 जो भी आएगा देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ नो कैपेसिटर कैन सस्टेन मोर देन 50 वोल्ट देन फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। तो देखिए क्या दे रखा है कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो 50 वोल्ट से ज़्यादा झेल नहीं सकता पोटेंशियल डिफरेंस अपने अक्रॉस। तो आपको बताना है कि एक्स और वाई के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखिए पहले आप ये देखिए कि पोटेंशियल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, यानी जिसका सबसे कम पोटेंशियल होगा उस पर जिसका सबसे कम कैपेसिटेंस होगी जिसकी सबसे कम, उस पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आएगा। यानी अगर हम मान लें यहाँ 20 माइक्रोफैरेड सबसे छोटा है तो इस पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आएगा, और सबसे ज़्यादा कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो हमने मान लिया कि 20 माइक्रोफैरेड पे 50 वोल्ट आ रहा है। तो देखिए सबसे कम वाले पे सबसे ज़्यादा दे दिया हमने, तो इससे जब बढ़ेगा तो पोटेंशियल तो हमेशा कम ही होगा। इसका मतलब 50 से कम ही मिलेगा इन दोनों को भी, ठीक है ना। बस अब क्वेश्चन ख़त्म। तो 20 वाले को हमने 50 वोल्ट दे दिया। तो देखिए अब यहाँ कितना वोल्ट आएगा, हमें पता है ये बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल कम होना चाहिए यानी छोटा अपॉन बड़ा। देखिए मैंने भी क्या बताया, अभी एक केस आएगा, मैंने आपको ऊपर कहा था कि यहाँ तो अभी हम बड़ा डिवाइड बाय छोटा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जिसकी सबसे ज़्यादा है उसको सबसे कम दिया है। यहाँ क्या है, जिसकी सबसे कम है उसको सबसे ज़्यादा दिया है ना हमने, तो यहाँ अब इसे कम होना है। मेरे ख्याल में समझ रहे होंगे आप लोग, कम होना है इससे, तो छोटा डिवाइड बाय बड़ा कर रहे हैं ये, ठीक है ना। छोटा डिवाइड बाय बड़ा करेंगे तभी तो 50 से कम होगा, यानी 20/40। और भाई यहाँ 20/50 इंटू 50, तो यहाँ पे 20 वाले पे पोटेंशियल कितना आ गया 50, 40 वाले पे आ गया 25, और 50 वाले पे कितना आ गया 20। तीनों को ऐड कर देंगे 95 आ गया, ठीक है ना। मेरे ख्याल में आपकी बात समझ में आ गई, 95 आ गया। 95 वोल्ट होगा एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा 95 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ आपको समझ में आया कि यहाँ हमने छोटा डिवाइड बाय बड़ा क्यों करा। छोटा डिवाइड बाय बड़ा इसलिए करा क्योंकि हमने यहाँ सबसे छोटे वाले को सबसे बड़ा दे रखा था, इसलिए। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन दे रखा है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इनका तरीका देख लिया एक बार तो आपको एग्ज़ाम में क्लिक करते हैं। फिर अगर आप लोग रिवीजन के टाइम ऐसे क्वेश्चन देख लें, रिव्यू कर लें एक बार, तो क्वेश्चंस करते हैं मैं आपको ये सब बातें क्लिक करती हैं और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस रिवीजन में इंक्लूड किए हैं। चलिए अब ये एक और क्वेश्चन है। देखिए वही क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है सारे कैपेसिटर के अक्रॉस। यहाँ 100 वोल्ट दे रखा है, ये 4 माइक्रोफैरेड दे रखा है, ये 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। तो पहले तो हम देखिए 4 माइक्रोफैरेड के पास हमें पता है कितना पोटेंशियल है, 100 वोल्ट है, ठीक है ना। अब इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ में लगे हैं इसके 100 वोल्ट के। तो पहले तो हम इसे 7 माइक्रोफैरेड मान ले रहे हैं। कैपेसिटेंस दोनों की ऐड कर दी, पैरेलल में लगे, पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे 7 माइक्रोफैरेड। तो देखिए अगर हम क्या करेंगे, पहले देखिए C = Q/V होता है, यानी V = Q/C, यानी V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ये तो मैं कितनी बता चुका था आपको कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है, यानी जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पर पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। तो देखिए यहाँ कहीं लिखा होगा, तो देखिए हमने क्या करा है, जिसकी ज़्यादा होगी उस पर कम आएगा ना, तो हमने 7 वाले को x पोटेंशियल दे दिया, तो 3 वाले पे कितना आ जाएगा, ज़्यादा वाले को कम मिलेगा, कम वाले को ज़्यादा मिलेगा। अब कम वाले को ज़्यादा मिलेगा तो देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, शायद यहाँ पे 3/7 नहीं आएगा, ये तो कम है ना, तो कम वाले को ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो यहाँ 7/3 आना चाहिए था। चलिए मैं अभी सही कर देता हूँ। देखिए ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। देखिए हमने क्या करा, यहाँ ये 7 हो जाएगा, तो कम V = क्या होता है,
क्यू बाई सी, यानी वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, यानी सी जिसकी कम वी उसका ज़्यादा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 7 माइक्रोफैरेड है, ज़्यादा है कैपेसिटेंस, पोटेंशियल कम होगा, इसलिए हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। यहाँ 3 माइक्रोफैरेड, यहाँ हम ये इस वाले केस की बात कर रहे हैं, अभी हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ये दोनों सीरीज़ में लगे हैं ना, तो यहाँ पोटेंशियल डिवाइड होगा, इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम होगा, यहाँ कैपेसिटेंस ज़्यादा यहाँ कम, और यहाँ कम है कैपेसिटेंस तो यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा होना चाहिए तो 7/3 आएगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये 7/3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 7/3 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए x प्लस, तो यहाँ भी मिस्टेक लग रही है, 7/3x इक्वल टू 100, बाकी सब सेम आ जाएगा कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 आ गई, और क्यों देखिए एलसीएम 3 आएगा तो 3x प्लस 7x 10x/3, वो 10x/3 आ जाएगा, तो ये सेम नहीं आएगा, ये अलग हो जाएगा, तो 10x/3 यहाँ आ जाएगा 300/10, फिर यहाँ आ जाएगा 30, थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरे ख्याल में, चलो अच्छा हुआ, मिस्टेक सी तो सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना, आप लोगों की और क्लियर हो गई होगी ये चीज़। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू आ गई 30, यहाँ नहीं, यानी यहाँ V7 की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई V7 की वैल्यू, देखिए सब हटा दो यहाँ से, V7 की वैल्यू आ गई 30, और यहाँ कितनी आ गई इसकी वैल्यू, यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ 70 आएगा। देखिए अब देखिए आप खुद देख सकते हैं, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा थी उस पर पोटेंशियल 30 आ रहा है सिर्फ, और जिसकी कैपेसिटेंस कम थी 3 थी उस पर पोटेंशियल कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है ना, ठीक है ना। चलिए इसका अब सही हो गया हमारा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हमें Q2 और Q पोटेंशियल चार्ज निकालना है 2 माइक्रोफैरेड पे और 5 माइक्रोफैरेड पे। तो कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू C इंटू वी होता है, C कितना है 2 और पोटेंशियल कितना है 30, यहाँ C कितना है 5, पोटेंशियल कितना है 30, पहले में पोटेंशियल सेम रहता है इसलिए, तो यहाँ आ गया 60, यहाँ आ गया 150 माइक्रो कूलम, ठीक है। चार्ज आ गया, पोटेंशियल आ गया, तो एनर्जी तो आप निकाल ही लेंगे, या फिर आप हाफ CV² से भी एनर्जी निकाल सकते थे। तो चार्ज और पोटेंशियल निकाल लिया हमने, यहाँ भी पोटेंशियल आ गया तो चार्ज निकाल देंगे, Q इक्वल टू CV, यानी C कितना आ जाएगा, यहाँ CV यहाँ आ जाएगा 70 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 210 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। और यहाँ भी देखिए पोटेंशियल अब इस 4 वाले की बात कर ले रहे हैं, तो पोटेंशियल इसमें 100 है, चार्ज कितना होगा C इंटू यानी 400 माइक्रो कूलम, 400 में। अब देखिए एक और तरीका चेक करने का कि यहाँ जितना चार्ज, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चलें बस यार, ठीक है। चलें अब हम लोग आगे चलते हैं। ये एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें कि ये एक अरेंजमेंट दे रखा है और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है x और y के बीच में, ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हमने क्या करा, ये x हो गया, कोई बीच में कैपेसिटेंस ना, बीच में कोई कैपेसिटेंस ना, बीच में कोई रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, यहाँ हमने z मान लिया तो ये भी z, ये भी z, ये y मान लिया तो ये y, ये y, ये y। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे देखते हैं कि यहाँ C लगाए, यहाँ C लगाए, यहाँ C लगाए, अरे ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। नहीं, क्वेश्चन मिसप्रिंट नहीं हुआ है, क्वेश्चन बिल्कुल सही दे रखा है, आपके अप्रोच रहते हैं। आप हमेशा क्या देखते हैं कि ऐसा कुछ दे रखा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ अप्रोच बदलेंगे। अगर आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा है तो आप हमेशा ये नंबरिंग नेमिंग वाली अप्रोच करेंगे, इससे इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ हमने x माना, x और y तो हमें दे रखा था, हमने क्या माना, z माना, एक्स्ट्रा z मानेंगे तो देखिए 3 पॉइंट बन गए x y z। अब क्या करते हैं, इन बच्चों को दिक्कत आ रही है कि यहाँ कॉर्नर्स में कौन सा रखे और बीच में कौन सा रखे। देखिए क्वेश्चन में जो कॉर्नर्स में दे रखे हैं वो हमेशा आपको कॉर्नर्स में ही लिखने हैं, और जो आप बीच में कहीं मान रहे हैं वो आपको बीच में रखना है। यहाँ तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है तो समझ में आ रहा है कि बीच में ही रखेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि z कहीं साइड में आ रहा होता, y के ऊपर आ रहा होता, मान लीजिए y के नीचे आ रहा होता। तो आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन में जो 2 पॉइंट्स निकले हुए हैं वो आपको कॉर्नर्स पे रखने हैं, बाकी जो आप मानेंगे वो आपको बीच में या ऊपर या नीचे। अभी मान लीजिए आपने 1 पॉइंट माना तो आपने इसके बीच में रख दिया। अभी आपने अगर 2 पॉइंट माने होते हैं, मान लीजिए a और b, तो a ऊपर रखते हैं, आप b नीचे, या फिर b ऊपर नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है ना। अब देखिए x और z के बीच में क्या है, एक पोटेंशियल, यहाँ x से z के पोटेंशियल करूँ कैपेसिटेंस,
यहाँ एक और कैपेसिटेंस एक्स और जेड के बीच में, तो एक्स और जेड के बीच में दो कैपेसिटेंस है, यानी दोनों पैरेलल में, यानी एक्स और जेड के बीच में 2c आ गया। अब वाई और जेड के बीच में देखिए 3 कैपेसिटेंस होंगे, तभी यहाँ 3c लिखा हुआ। देखिए एक कैपेसिटेंस ये है, एक कैपेसिटेंस ये, एक कैपेसिटेंस ये, 3c हो गया। और एक कैपेसिटेंस बचा होगा जो एक्स और वाई के बीच में होगा। कौन सा है वो? देखिए ये वाला है, एक्स और वाई के बीच में एक और। तो देखिए आप तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये। 2c और 3c को हमें पता है कि क्या होता है, 2c इंटू 3c डिवाइड बाय 2c प्लस 3c, जो कि आ जाएगा 6c/5 प्लस c इक्वल टू 11c/5। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट पोटेंशियल निकालने का, यही ऐसा ही फॉर्मूला कुछ ऐसा ही डायग्राम से हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था। एक फार्मूला क्या था वो फार्मूला? V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस वाले पोटेंशियल के लिए। यहाँ भी पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ फार्मूला क्या है? C1V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है का सर्किट एनालिसिस में ये फार्मूला यूज़ होता है कि अगर आपको कहीं पोटेंशियल निकालने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या था, किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ये कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि ये वाला फार्मूला, एक पॉइंट पोटेंशियल मेथड, अगर आप देख लें, मेरी वीडियो में देखिएगा आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपको किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है सर्किट एनालिसिस में, ठीक है ना। अब यहाँ एक और क्वेश्चन दे रखा है, वही क्वेश्चन अब देखिए, यहाँ भी देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में एक मिसिंग है। आपको क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया, कुछ बच्चे सोचते हैं कुछ मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको करना है, नेमिंग करनी है बस। यहाँ ए दे रखा था, यहाँ भी दे रखा था, तो देखिए यहाँ से ए ये हो जाएगा, कोई बीच में कुछ नहीं आ रहा, ना रेजिस्टेंस आ रही, ना कैपेसिटर आ रहा है। यहाँ भी ए हो जाएगा। अब यहाँ बी हो जाएगा, कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ बी हो जाएगा, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ एक्स मान लिया हमने, ठीक है ना। यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया, इसलिए ये बी तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने इससे क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो देखिए ए और बी साइडों में, एक्स बीच में, सॉल्व करेंगे, देखिए वही आ गया 5c/3। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या है? प्लेट्स आर ड्रॉन अपार्ट स्लोली टू डबल द डिस्टेंस, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, चलिए वर्क डन पूछा है एक्सटर्नल एजेंट का। अगर हमने स्लोली, यहाँ स्लोली बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्लोली किया है, डबल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या किया है, डबल किया है। यानी प्लेट्स मान लीजिए पहले d डिस्टेंस पे थी, फिर हम इसको स्लोली खींच के कितने डिस्टेंस चले गए, 2d डिस्टेंस पे कर दिया हमने। तो क्या करेंगे? देखिए दो ऑप्शन दे रखे हैं, प्लस 200 जूल, माइनस 200 जूल। अब बच्चे इसके अंदर क्या निकालते हैं आपको पता ज़्यादा, माइनस 200 जूल निकालते हैं, बताऊँगा कैसे निकालते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है इसका, प्लस 200 जूल। चले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो इनिशियली कैपेसिटेंस कितनी आएगी, 2 माइक्रोफेरेड, फाइनली कितना आ जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड। क्यों? फार्मूला क्या होता है, C = ε0 A/d फार्मूला होता है, ठीक है ना। C = ε0 A/d होता है फार्मूला। तो d कम होगा तो C बढ़ेगा, लेकिन यहाँ d बढ़ रहा है तो C कम होगा, d दुगना हो रहा है तो कैपेसिटेंस आधी हो जाएगी, तो 2 की आधा का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलें, और V इनिशियली कितना था, 20 वोल्ट, और फाइनली 20 वोल्ट है। चार्ज इनिशियली कितना है, Q = क्या होगा, CV होता है, तो 40 हो गया इनिशियली, फाइनली कितना है, 20 है। तो देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगता है ये वाला। पहले तो हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लिया क्वेश्चन से ही, C इनिशियल फाइनल निकाला, V इनिशियल फाइनल निकाला, Q इनिशियल फाइनल निकाला। अब बात ये फॉर्मूले की, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, सही फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम क्वेश्चन ईजिली कर लेते हैं। अब यहाँ जो होता है, हम क्या मिस करते हैं, हम मिस करते हैं ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मिस कर देते हैं हम। देखिए हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, हमने शायद ये वाला फॉर्मूला देखा था पीछे, हीट लॉस था यहाँ पे। चलिए अब देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना आएगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा 0। भले ही यहाँ पे हम वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो हम रख भी लेते हैं, कहीं हम मिस करते हैं इनिशियल एनर्जी, कुछ लोग कुछ मिस करते हैं, कुछ लोग कुछ मिस करते हैं। यहाँ तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मिस कर भी देंगे तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि वो कितना है, 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हमने स्लोली, वो नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो कुछ आएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो पूछा ही है हमसे। सॉरी मैं क्या सोच रहा हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो हमसे पूछा ही है, वो तो हम निकालना ही है हमें। हीट लॉस 0 आएगा, क्यों आएगा 0? क्योंकि हमने इसे स्लोली अपार्ट किया, इसलिए हीट लॉस 0 आएगा। अब वर्क डन बाय बैटरी कितना आता है, डेल्टा क्यू भी मैंने आपको बताया पीछे फॉर्मूला, डेल्टा क्यू भी रखते हैं, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, 20 × V 20,
तो 20 × 20 400। अब यहाँ -400 क्यों आया? क्योंकि देखिए फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल 20 है, इनिशियल 40 है, तो 20 - 40 -20 × 20 -400। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आ गया? -400। अब यहाँ -400 ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में यहाँ +400 लिख देते हैं। अब यहाँ अगर +400 आ गया तो आंसर गलत आ जाएगा। इनिशियल एनर्जी कितनी हुई? हाफ CV², हाफ CV², तो एनर्जी इनिशियल एनर्जी हो जाएगी 400 माइक्रोजूल। फाइनल भी हाफ CV², तो हाफ इंटू 200 माइक्रोजूल, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाएंगे आप, हाफ CV² तो 200 जूल। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, +400 से -400 पड़ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आ जाएगा? +200 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 गलती होती है इसके अंदर, या एक तो हम यहाँ एनर्जी लॉस ज़ीरो नहीं करते हैं, पता नहीं कुछ ही करके चले जाते हैं, और एक यहाँ माइनस की गलती कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कॉमन पोटेंशियल की बात करते हैं। अब कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? देखिए मान लीजिए 2 चार्ज कैपेसिटर या एक चार्ज एक अनचार्ज, या एक अनचार्ज की बात करी हुई, 2 चार्ज कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं हम, तो वो दोनों आपस में चार्ज शेयर करके कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लेते हैं। हमें पता है कि कोई भी दो कंडक्टर अगर एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। वैसे ये है, 2 चार्ज कैपेसिटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक कॉमन पोटेंशियल अटेन कर लेंगे। उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आता है V = C1V1 + C2V2 / C1 + C2। यहाँ प्लस किस केस में आता है और यहाँ माइनस किस केस में आता है? अगर देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट होगा तो माइनस आएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो प्लस आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस। अब ये फॉर्मूला आता कैसे? ये फॉर्मूला आता है कि चार्ज कंजर्वेशन से, पहले जितना चार्ज था फाइनली उतना चार्ज हो जाएगा, तो Q1 + Q2 = Q1 + Q2। ये Q' कब है? जब एक कॉमन पोटेंशियल अचीव कर लिया है तो जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज है Q1 - Q2। तो यहाँ आप लोग रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? C1V + C2V, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, चलिए मैं आप लोग को ये हो जाएगा C1V1, ये हो जाएगा C2V2 = हो जाएगा C1V + C2V, तो V कॉमन हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ऐसे आता है ये। चलें अब क्या है? एनर्जी लॉस का फॉर्मूला। देखिए एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आता है देखिए लॉस की बात हो रही है, इसका मतलब इनिशियल माइनस फाइनल होगा, और उसका फॉर्मूला निकल के आता है हाफ C1C2 / C1 + C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर प्लस से प्लस ज्वाइन हो रहा था तो यहाँ तो प्लस आ रहा था कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले में, लेकिन लॉस के फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस से नेगेटिव ज्वाइन हो रहा तो यहाँ तो माइनस आ रहा था, लेकिन लॉस के वाले फॉर्मूले में यहाँ प्लस आ जाता है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लोग याद रखिएगा। और ये हाफ C1C2 / C1 + C2 × V1 - V2 या V1 + V2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले तो कुछ ऐसे हैं जो आप लोग कोलिजन में भी देखते हैं कि ऐसे ही फॉर्मूला हाफ M1 M2 / M1 + M2 × V1 - V2, वहाँ वेलोसिटी हो जाता है, यहाँ पोटेंशियल है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन है PYQ है कि एक चार्ज कैपेसिटर से, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक चार्ज कैपेसिटर है -CV + CV, इसकी कैपेसिटेंस C है और उस पर पोटेंशियल कितना है? V है, ठीक है ना। और इस वाली प्लेट में माइनस चार्ज है और उस वाली प्लेट में प्लस चार्ज है। तो देखिए इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम के बाद देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 2V। अब कुछ बच्चे पूछते हैं या कुछ एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। देखिए इनफाइनाइट टाइम के बाद करंट ज़ीरो हो जाएगा, और करंट ज़ीरो हो जाएगा तो V = IR में I जब ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहीं पे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 2V हो जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा? 2CV, और यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा? -2V 2CV। देखिए पॉजिटिव मतलब हाइयर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है और लोअर पोटेंशियल की तरफ नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। क्योंकि करंट कैसे फ्लो करेगा? जब फ्लो कर रहा होगा तो कैसे फ्लो कर रहा होगा? इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज उठ के वो जो है इस वाली प्लेट पे ला रहा होगा, ठीक है ना। चलें अब क्या है, पूछा क्या है हमसे पूछा है लॉस एनर्जी पूछिए। तो देखिए फॉर्मूला वही, इनिशियल एनर्जी + वर्क डन बाय बैटरी = फाइनल एनर्जी + एनर्जी लॉस। देखिए यहाँ पे
पीछे वाले फॉर्मूले में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ एक्सटर्नल एजेंट को हमने लिखा ही नहीं है, वैसे भी वो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है ना। चलें, अब इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ CV²। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा, डेल्टा QV होता है वर्क डन बाय बैटरी, डेल्टा Q इंटू V। देखिए V तो पहले भी 2V था, बाद में भी 2V है, डेल्टा Q हो रहा है। पहले चार्ज कितना था, CV, बल्कि देखिए डेल्टा Q पहले चार्ज, इनिशियली चार्ज 0 फ्लो हो रहा था, इनिशियली तो कुछ भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था क्योंकि की ही ओपन थी, ठीक है ना। अब फाइनली कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 3CV। अब 3CV कैसे निकाला हमने, बस यही इस क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन लिखा ही इसलिए यहाँ पे ताकि आपको पता चले कि चार्ज फ्लोन कैसे निकालना है। देखिए यहाँ -CV था इनिशियली और फाइनली कितना हो रहा है, +2CV। इसका मतलब इस पर कितना चार्ज आया होगा, +3CV चार्ज आया होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। इसीलिए हमने चार्ज फ्लोन कितना रखा है, 3CV। तो चार्ज 3CV और पोटेंशियल 2V, तो क्या आ गया, वर्क डन बाय बैटरी 6CV²। और फाइनल एनर्जी कितना आएगा, फाइनल एनर्जी हाफ CV², हाफ CV कितना हो जाएगा, 2V का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे एनर्जी लॉस आ जाएगा। इस क्वेश्चन का मोटिव सिर्फ ये था कि आपको चार्ज फ्लो निकालना आ सके, कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, चलें। अब डाई इलेक्ट्रिक्स, देखिए डाई इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो इंसुलेटर की ही कैटेगरी होती है। इंसुलेटर दो तरीके के होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। नॉन पोलर में कोई भी डायपोल नहीं होता है, पोलर में डायपोल्स होते हैं और जो कि रैंडमली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट 0 आता है। लेकिन अगर हम इन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स के अक्रॉस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो वो डायपोल्स जो हैं, जो कि भी रैंडमली अरेंज थे, वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं, पोलराइज्ड ऐसे अरेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाता है और एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करेगा, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव नेट पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, एक नेट नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। देखिए मेरे ख्याल में इतनी बात समझ में आ गई होगी। पोलराइजेशन होगा यहाँ पे, इस वजह से ऐसा होगा। जनरेशन ऑफ नेट डायपोल मोमेंट इन अ डाई इलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है ना। चलें, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी एक्सटर्नली, जिसकी वजह से चार्ज पोलराइजेशन हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, जिसकी वजह से एक पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल थी उसको कुछ कम कर देगी। यहाँ पे ई नेट जो है क्या होगा, E माइनस EP। EP क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो ई नेट क्या होगा, कुछ कम होगा, E/K होगा। कुछ कम क्यों होगा, क्योंकि देखिए पोलराइजेशन की वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, जिसकी वजह से कुछ कम होगा। हमने उस किस फैक्टर से कम होगा उसको हमने कहती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, इज़ अ फैक्टर बाय विच डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, ठीक है ना। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी, ठीक है ना। चलें, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि कंडक्टर्स के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तभी देखिए कंडक्टर्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उसकी कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी E/K, यानी K क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए, अब क्या है, अगर हम एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा। तो देखिए पहले तो हम देखते हैं कि एक आइसोलेटेड कैपेसिटर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो यहाँ लिखी हुई हैं। देखिए क्या है, एक आइसोलेटेड कैपेसिटर की बात हो रही है यहाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। बैटरी से कनेक्ट नहीं है, ये आइसोलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, σ/ε0। एक पॉजिटिव की वजह से σ/2ε0, नेगेटिव की वजह से σ/2ε0, तो दोनों की मिलकर कितनी आ गई, σ/ε0, यानी Q/A0। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक वो एनर्जी डेंसिटी कितनी है, ½ε0E², यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E/D, यानी QD/A0। फोर्स कितना है, Q²/2A0। एनर्जी कितनी है, ½ Q²/2C। और डेल्टा V को हम Q/C लिख सकते हैं, C को हम ε0A/d भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बस रिव्यू करनी थी। अब देखिए, अब इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी तो क्या होगा। देखिए डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस भी D है और कैपेसिटर की थिकनेस भी D है। उस केस में क्या होगा, देखिए चार्ज हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम होगी, E/K। चार्ज तो जितना पहले था उतना ही है। देखिए आइसोलेटेड है तो चार्ज कहाँ से आएगा, हवा में से तो आएगा नहीं चार्ज। बैटरी होती तो चार्ज आता, तो चार्ज तो उतना का उतना ही रहेगा जितना पहले था। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, हमने देखा था पीछे
पोलराइजेशन होगा उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिसकी वजह से कुछ कम होगा, और जिस फैक्टर से कम होगा उसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह दिया, जो कि यहाँ लिखा हुआ है E/K। ठीक है, तो डेल्टा वी भी कुछ कम हो जाएगा, डेल्टा वी डैश कितना हो जाएगा, डेल्टा V/K, क्योंकि डेल्टा वी डैश क्या होता है E डैश इंटू डी, तो डेल्टा वी डैश क्या हो जाएगा E/K इंटू डी। ठीक है ना। चलिए अब एनर्जी के क्या होगी, ये डैश मानी ये डैश जहाँ लिखा हुआ है यानी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद वाली, तो हाफ Q²/2C। तो Q भी चेंज नहीं हुआ लेकिन C चेंज हो रहा है। C कितना हो रहा है, KC हो रहा है। देखिए C कैसे चेंज हो रहा है, C डैश इक्वल टू Q डैश बाय डेल्टा V डैश। Q डैश तो Q ही है, लेकिन डेल्टा V डैश कितना है, V/K है, तो C डैश कितना आ जाएगा, KC आ जाएगा। C डैश क्या है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद की कैपेसिटेंस, और C क्या है, बिना डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस। ठीक है ना। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी भी कम हो रही है। देखिए क्या क्या कम हो रहा है, चार्ज सेम रह रहा है। देखिए चार्ज सेम रह रहा है। इससे पहले तो मैं इसे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना। अब देखते हैं, देखिए क्या चार्ज सेम रह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, पोटेंशियल कम हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि हमें बताया कि V इक्वल टू इंटू डी होता है, डी तो सेम ही है तो V कम होगा। C बढ़ रहा है, C बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी डेंसिटी कम हो रही है। देखिए एनर्जी डेंसिटी में देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन एनर्जी कम हो रही है U/K, तो एनर्जी डेंसिटी भी ED/K हो जाएगा, यानी पहले वाली डिवाइड बाई K। फोर्स सेम है। देखिए फोर्स और चार्ज सेम रह रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फोर्स और चार्ज दोनों चीज़ें सेम रह रही हैं। फोर्स अब हमारा क्या होता है, Q²/2A∁0 हमने ऊपर देखा था, ये कैसे आया Q²/2A∁0, पीछे भी देख चुके हैं हम। तो देखिए चार्ज सेम है, एप्सिलॉन तो एप्सिलॉन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो फोर्स जो है वो सेम रह रहा है। ठीक है ना। चलें अब हम लोग ये कुछ केसेस दे रखे हैं जो कि मैंने ऐसे लिख दिए हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए अगर बैटरी कनेक्टेड है उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, देखिए अगर बैटरी कनेक्टेड जहाँ भी होगी वहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा, बैटरी कनेक्टेड जहाँ भी होगी वहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा, और अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो रहा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ये दो बातें बस आप लोग याद रखें, आप लोग हर चीज़ सॉल्व कर लेंगे। क्या बातें, बैटरी जहाँ इंसर्ट होगी वहाँ पोटेंशियल सेम रहेगा, जहाँ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट होगा वहाँ कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया, इसका मतलब V तो सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब देखिए कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, V सेम है, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q/V। C बढ़ गया, पोटेंशियल सेम रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज भी बढ़ा ही होगा, चार्ज बढ़ेगा तभी तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक, कैपेसिटेंस बढ़ना ही बढ़ना, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हुआ है, कैसे बढ़ेगा, पोटेंशियल तो सेम रह रहा है, या तो पोटेंशियल कम होता है लेकिन बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल सेम रहेगा, इसका मतलब चार्ज बढ़ा होगा, तो चार्ज बढ़ गया। अब देखिए पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, क्यों, E इक्वल टू V इंटू डी। ठीक है ना। अब देखिए एनर्जी की बात आती है, अब एनर्जी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे हाफ CV²। देखिए अगर बैटरी कनेक्टेड रह रही है तो आप हाफ CV² यूज़ करिए, क्योंकि देखिए V सेम रहेगा, हमें पता है कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अब यहाँ अगर आप Q²/2C यूज़ करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि Q भी बढ़ रहा है और C भी बढ़ रहा है। फिर आपको करना पड़ेगा कि K² इंटू ये Q डैश C डैश डिवाइड बाई 2KC, तो देखिए तब भी इंटू K आएगा। ठीक है ना। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q² डिवाइड बाई 2A∁0। चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, Q² डिवाइड बाई 2A∁0, चार्ज बढ़ रहा है इसलिए फोर्स भी बढ़ेगा। चलें अब आते हैं किस पे, कि बैटरी कनेक्टेड है लेकिन डिस्टेंस डबल कर दिया गया है। देखिए मैंने क्या कहा था, बैटरी कनेक्टेड है पोटेंशियल सेम रहेगा, डिस्टेंस डबल कर दिया गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस आधी हो जाएगी, कैपेसिटेंस आधी हो गई, पोटेंशियल सेम रहा, इसका मतलब चार्ज आधा हुआ होगा। कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है तो Q और V में से कोई एक तो चेंज होगा, पोटेंशियल सेम रह रहा है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, इसका मतलब चार्ज चेंज हुआ होगा। चार्ज क्या हुआ होगा, आधा हो गया होगा, क्योंकि चार्ज और पोटेंशियल का वो चार्ज और कैपेसिटेंस का डायरेक्टली रिलेशन होता है। अब चार्ज चेंज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगी, देखिए E का फॉर्मूला देखिए, अब यहाँ पे आप वो यूज़ नहीं कर सकते, देखिए दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे E इक्वल टू V/D होता है, डिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आधी हो रही है ये, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आधी हो रही। अब किस बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। देखिए एनर्जी में आप फिर से यूज़ करिए हाफ CV², क्योंकि पोटेंशियल सेम रह रहा है,
सी आधा हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी भी आधी हो जाएगी। अब किसकी बात आती है, फोर्स की। अब फोर्स में क्या फॉर्मूला आता है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्यू डिवाइड बाई 2 हो रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर है ना, तो क्यू कितना हुआ है, क्यू बाई 2 हुआ है, इसलिए डिवाइड बाई 4। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग किसकी बात करें, बैटरी रिमूव एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। बैटरी रिमूव हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा, और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अब कैपेसिटेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। बैटरी रिमूव अगर कहीं लिखा है तो वहाँ चार्ज सेम रहेगा। एक बात और ऐड कर ली, 3 बातें कर ली, वो 2 बातें जो मैंने पीछे बताई उन्हें 3 बातें कर ली है। बैटरी इंसर्टेड है तो पोटेंशियल सेम रहेगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर बैटरी रिमूव है तो चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज आएगा कहाँ से, बैटरी तो चार्ज प्रोवाइड कर रही थी, अब बैटरी रिमूव कर दी तो चार्ज आएगा कहाँ से, चार्ज सेम रहेगा। 3 बातें हैं, बैटरी रिमूव करेंगे चार्ज सेम रहेगा, बैटरी इंसर्ट करेंगे पोटेंशियल सेम रहेगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इनटू के हो जाएगा, इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखिए वही बातें, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, बैटरी रिमूव करिए चार्ज सेम रहेगा। इसका मतलब क्यू और वी में से कोई तो चेंज होना चाहिए, तभी तो सी चेंज होगा। क्यू तो सेम रह रहा है, हमें पता है, क्योंकि बैटरी रिमूव कर दी गई है। इसका मतलब वी आधा हो गया होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन, आधा नहीं हो गया मतलब डिवाइड बाय के हो गया होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। सी अगर मल्टीप्लाई बाय के हो रहा है तो वी डिवाइड बाय के होगा। ठीक है ना। अब ई की बात करते हैं, वी और ई का तो डायरेक्टली रिलेशन होता है, तो ई भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय के हो जाएगा। अब किसकी बात करते हैं हम लोग, एनर्जी की बात करते हैं। अब देखिए हम लोग अभी तक एनर्जी के लिए हाफ सी वी स्क्वायर यूज़ कर रहे थे, क्योंकि पोटेंशियल सेम रह रहा था। अब हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्यू स्क्वायर बाई 2 से, क्योंकि चार्ज सेम है, क्योंकि बैटरी रिमूव करी गई है। अब चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस बड़ा है, इसका मतलब 2 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी डिवाइड बाई के हो जाएगा। अब फोर्स में भी हम क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो देखिए चार्ज सेम है, अब यहाँ जो आता है ना कि एप्सिलॉन नॉट को हम फोर्स के केस में, यहाँ फोर्स के केस में एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखते हैं। यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं आता है। फोर्स के फॉर्मूले में जो आता है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट तो आता है अगर वैक्यूम है, वरना एम आता है अगर मीडियम है। मीडियम क्या है, डाइलेक्ट्रिक। लेकिन फोर्स के केस में आप लोग ध्यान रखिए, दिक्कत यहाँ आती है फोर्स के केस में, फोर्स ही है यहाँ पे कंफ्यूजिंग करने वाला। फोर्स के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आता है वैक्यूम के केस में, एप्सिलॉन एम आता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्यू स्क्वायर, मैं सीरियस कर देता हूँ थोड़ा, पहले क्लियर कर देता हूँ। चले अब देखिए आप लोग, यहाँ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, और से और जूम देखिए, यहाँ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था। ये कौन सा केस है, ये बैटरी कनेक्टेड, इसका मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा। डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। चलें अब क्या है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो रहा है, तो चार्ज जो है बढ़ेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ेगा तो यानी क्या हो जाएगा, ये मैं से थोड़ा के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू का स्क्वायर हो रहा है इसलिए, डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि यहाँ सिर्फ एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, यहाँ एप्सिलॉन एम आएगा। ये मैं पीछे बताना भूल गया था, यहाँ एप्सिलॉन एम आएगा। फोर्स के केस में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन एम अगर डाइलेक्ट्रिक है। और तो डाइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन एम होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जो कि हम के ही कहते हैं, जैसे जो कि के ही होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता है। ठीक है ना। चलिए मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड केस समझ में आ गया होगा आप लोगों के। यहाँ फोर्स क्या है, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन एम, यानी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है ना। तो क्यू तो सेम रह रहा है, और एप्सिलॉन आर यानी के हो, तो एफ बाई के हो गया। ठीक है ना। अब ये वाला केस भी देख लिया, बैटरी रिमूव एंड डिस्टेंस डबल। बैटरी रिमूव कर दी, इसका मतलब चार्ज सेम रहेगा, डिस्टेंस डबल हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस आधी हो जाएगी। कैपेसिटेंस आधी हो रही है, चार्ज सेम रह रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल में चेंज हुआ होगा। अब पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का तो इन्वर्स रिलेशन होता है, कैपेसिटेंस आधी हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल डबल हो जाएगा। अब पोटेंशियल डबल हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए,
ई क्यों चेंज नहीं हुआ? क्या होता है फॉर्मूला? ई इक्वल टू वी बाई डी। वी तो 2v हो गया, डिस्टेंस भी तो डबल हो रहा है ना, इस वजह से 2 से 2 कैट ही आएगा। और ई जो है पहले भी वी बाई डी और अब भी वी बाई डी, इसलिए ई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बैटरी रिमूव करना है और डिस्टेंस डबल करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रह रही है। अब किस पे आते हैं हम? पुट एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी में अब देखिए हम यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई टू सी फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि चार्ज सेम रह रहा है, क्योंकि बैटरी रिमूव कर दी गई है। क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो देखिए कैपेसिटेंस आधी हो रही है और कैपेसिटेंस आधी हो रही है, तो ये डिवाइड बाई 2 होगा, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2u0, यानी एनर्जी जो है डबल हो रही है। अब फोर्स सेम रहेगी। फोर्स क्यों सेम रहेगी? चलें यहाँ देख लेते हैं। क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डबल कर रहे हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक थोड़ी इंसर्ट कर रहे हैं। अब देखिए क्यू सेम, एरिया सेम, एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं किया, इसलिए फोर्स सेम रह रही है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूज़ क्यू इक्वल टू सी वी टू फाइंड चार्ज और वोल्टेज एन वन मस्ट बी सेम। हाँ ठीक है, ये मैंने समझाई दिया वो। चले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए और ये एक सिमेट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी हम देख चुके हैं कि नेमिंग वाली क्वेश्चन है ये। यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं आ रहा है बीच में, तो ये ए हो जाएगा। हमने इसे एक्स मान लिया क्योंकि यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया, तो ये एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब फिर ये भी एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या यहाँ परेशानी आती है इस वाले केस में। हम क्या करते हैं, हम इसे तो एक्स मान लेते हैं, इसे भी एक्स मान लेते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि ये भी एक्स हो रहा है, ये भूल जाते हैं हम लोग। तो पूरा देखिए आप, जहाँ तक अगर वायर कोई बीच में चीज़ नहीं आ रही है तो वो पूरा पोटेंशियल सेम रहेगा, यहाँ भी ठीक है ना, क्योंकि बीच में कुछ नहीं आ रहा है। अब देखिए 3 पॉइंट बन गए, ए एक्स और बी। हमें पता है जो कॉर्नर्स पे लिखे हैं वो कॉर्नर्स पे आ जाएंगे और जो पॉइंट हमने माना है वो बीच में आ जाएगा, ये एक्स आ जाएगा। तो देखिए ए और एक्स के बीच में 3 है, बी और एक्स के बीच में 3 है। बस देखिए आप लोग सॉल्व करिए, हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पे देख कोशिश करिए, इस पर सॉल्यूशन में ज़्यादा फोकस मत करिए। चलिए अब कुछ ऐसे केस बनते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स को कनेक्ट कर दिया। अब इस प्लेट्स को कनेक्ट करने वाले क्वेश्चन में भी हम लोग नेमिंग का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। देखिए ए और बी आपको दे रखा होगा, आपको एक्स और वाई मानना है या फिर कितने भी वेरिएबल्स मान लिया, लेकिन ऐसा नहीं कि इसे एक्स मान लिया, इसे वाई मान लिया, इसे जेड मान लिया, इसे ए बी सी डी कुछ मान लिया। नहीं, जहाँ तक तार सेम रह रहा है वहाँ तक पोटेंशियल सेम रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसका मतलब ये एक्स हो जाएगा तो ये भी एक्स हो जाएगा। इस पर ब्लैक वाले को हमने वाई मान लिया तो ये भी वाई हो जाएगा। तो देखिए एक्स और बी के बीच में कैपेसिटर बनना है, बी और वाई के बीच में बनना है, एक्स और ए के बीच में बनना है, ए और वाई के बीच में बनना है। 4 वेरिएबल ए बी एक्स वाई। मैंने क्या कहा था? वही कि अगर हम कॉर्नर्स जो दे रखे होते हैं वो तो हमेशा कॉर्नर से मानते हैं, और जो हम मानते हैं मतलब जो हम अपने पास से मानते हैं, यहाँ हमने एक्स और वाई माने तो वो बीच में ऊपर नीचे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ ए और एक्स के बीच में एक दे रखा है, ए और वाई के बीच में, सी और बी के बीच में, बी और वाई के बीच में, और एक्स और वाई के बीच में। ये वी डिस्टोन ब्रिज बन जाएगा, सी बाय सी इक्वल टू सी बाय सी, तो ये बीच वाले कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ठीक है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई सी के बराबर। सॉल्व करेंगे हो जाएगा। अब आते हैं ये, अगर देखिए रेजिस्टेंस को अगर हमने क्यूब में लगाया था तो अलॉन्ग साइड आया था 7r/12, अलॉन्ग फेस डायगनल यानी एक फेस डायगनल यानी ये इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई थी 9r/12 और ये आई थी 10r/12 अलॉन्ग बॉडी डायगनल। मैंने इसको याद करने की ट्रिक बताई थी आपको। देखिए साइड सबसे छोटी होती है इसलिए यहाँ 7 आ रहा है। फेस डायगनल होता है कितना, 2b² √2b², तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये 9 हो जाएगा। बॉडी डायगनल सबसे बड़ा होता है जो कि कितना होता है, √3b², तो ये और बड़ा हो जाएगा 7r/12, 9r/12, 10r/12, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब कैपेसिटेंस में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। अलॉन्ग साइड हो जाएगा 12c/7, अलॉन्ग फेस डायगनल हो जाएगा 12c/9, अलॉन्ग बॉडी डायगनल हो जाएगा 12c/10, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग इसकी सिमेट्रिक सर्किट की बात करते हैं। अब देखिए ये सर्किट देखिए आप लोग, ऐसे तो मैंने इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले वीडियो में भी समझाया है, एक बार इसमें और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए ये एक सिमेट्रिकल लाइन बन रही है, इस लाइन के अक्रॉस सिमेट्री है। तो देखिए अगर जिस लाइन के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा होता है ना,
जिस लाइन के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा होता है, अगर वो उसी लाइन पर सिमेट्री आती है, देखिए उसी लाइन पर सिमेट्री आ रही है अगर, तो ऊपर नीचे वाले पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। हम ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी वाई, ये भी वाई, तो देखिए ये दोनों पोटेंशियल सेम, तो ये कैपेसिटेंस हट जाएगा, कैपेसिटर हट जाएगा। ये दोनों पोटेंशियल सेम, तो ये कैपेसिटर हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों हट जाएंगे तो कैसा बन जाएगा डायग्राम फाइनली, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसे हटा देता हूँ, देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा। चलिए अब किस पे आते हैं, अब कुछ ये कॉम्बिनेशंस हैं कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद, उनकी बात करते हैं। और उससे बस ये फाइनल पे बचा है हमारा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वाले केस का, मान लीजिए कैपेसिटर है, उसमें टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई टी माइनस टी प्लस टी बाई के। देखिए फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है। इसे कैसे याद करेंगे, हमें पता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। अब कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो हम देखिए टी के हमने डिवाइड में के रखा है, टी डिवाइड बाय के रखा है हमने, ताकि ये के ऊपर चला जाए और उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा दे। प्लस डी माइनस टी करा है, डी माइनस टी क्यों प्लस किया है, उसकी अपॉन में 1 रखा है। 1 क्यों रखा है, क्योंकि उसमें क्या है, एयर है, डी माइनस टी में एयर है ना, इसलिए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग इसे। अब ये कुछ केस दे रखे हैं, इन केस की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक कैपेसिटर K1, इस यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ K1, यहाँ K2, ये दोनों सीरीज़ में जोड़े हुए हैं, इसकी पूरे की डी है। अब आपसे क्या पूछा है, के इक्विवेलेंट बताइए। तो के इक्विवेलेंट का वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, सीरीज़ में इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, 2K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ये तो याद करने का तरीका, इसको समझने के लिए अगर मान लीजिए D1 और D2 जो है D/2 अगर नहीं होते तो क्या आता फॉर्मूला, तो आता फॉर्मूला D डिवाइड बाई D1 प्लस D1 डिवाइड बाई K1 प्लस D2 डिवाइड बाई K2। अब देखिए ये कैसे आया, हम कैपेसिटेंस लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2। तो देखिए इसको हमने किससे इक्वल लग दिया, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी इंटू के इक्विवेलेंट। तो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, ये आ गया फॉर्मूला जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया सीरीज़ वाला। अब ये एक और सीरीज़ वाला दे रखा है, वही केस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 प्लस D3। इसको हम एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी इंटू के इक्विवेलेंट के इक्वल रखेंगे, तो देखिए के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, D डिवाइड बाई D1 बाई K1 प्लस D2 डिवाइड बाई K2 प्लस D3 डिवाइड बाई K3, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। चलिए अब हम लोग पैरेलल वाले की बात कर लेते हैं, इसे थोड़ा रिलेस कर देता हूँ मैं। चलिए अब इस पैरेलल वाले केस में क्या होता है, एप्सिलॉन सी के फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। अब देखिए यहाँ एरिया की हमने A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 करा है, क्यों करा है, वहाँ D डिवाइड बाई K करा था, यहाँ इंटू K करा है। ठीक है, इसके पीछे का मकसद सिर्फ एक ही है, हमें पता है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट हो रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ेगी। यहाँ D के नीचे इसलिए रखा था क्योंकि ये अपने आप इन्वर्स होकर ऊपर चला जाएगा और कैपेसिटेंस बढ़ा देगा। यहाँ हमने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि जब ऊपर रखेंगे तभी तो बढ़ाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है ना। ये छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है आपको। इसको अगर हम इक्वल रखते हैं एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ ए जो है वो A1 A2 A3 का सम है, डिवाइड बाय डी इंटू के इक्विवेलेंट। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ए से नहीं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो क्या आ गया के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस A3 K3 डिवाइड बाय ए। ऐसे अगर 2 के लिए होता, 2 के लिए ये आया था A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस डिवाइड बाय ए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ये केस और लास्ट केस है ये वाला, जिसका ना पैरेलल भी है और सीरीज़ भी है। तो देखिए इसको अगर हम रीड्रॉ करते हैं तो कैसे रीड्रॉ करेंगे, इसको हम रीड्रॉ करेंगे अगर, तो हम इसको कुछ ऐसे रीड्रॉ करेंगे, K1 ऊपर चला जाएगा पैरेलल में और K2 और K3 सीरीज़ में। अब इसकी के इक्विवेलेंट लिखनी है, कैसे लिखेंगे, तो देखिए सीरीज़ में है ना
सीरीज़ के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2 K3 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। जैसे सीरीज़ के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था, वैसे ही के इक्विवेलेंट के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ हमने K1/2 क्यों रखा, देखिए K1/2 हमने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ K1D तो पूरा है इसके अंदर, लेकिन एरिया A/2 है। एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, यहाँ A/2 है। अगर हम इसकी इंटू K1 रखते हैं, इसको अगर हम C से कंपेयर करें तो ये देखिए C तो इसके अंदर से होता ही है, बाकी K इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, K1/2 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन K2 और K3 में A/2 भी हो रहा है और D/2 भी हो रहा है, तो ये 2 से 2 कट जा रहा है। इंटू K2 इक्वल टू, अगर हम C इंटू K इक्वलेंट करेंगे तो वो सिर्फ K इक्विवेलेंट जो है वो सिर्फ K2 के बराबर आएगा, और K3 के केस में K3 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ A/2 भी हो रहा है और D/2 भी हो रहा है। लेकिन K1 के केस में सिर्फ A/2 हो रहा है, इसलिए यहाँ K1/2 रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात थी K इक्विवेलेंट निकालने के लिए। चलिए, अब ये एक AIPMT MR स्टार, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा, कुछ ऐसा टफ से डायग्राम दे रखा है और पूछा है बताइए कुछ ऑप्शन से रखने वाले खतरनाक से, K1 K2 डिवाइड बाई K2 K3 इंटू K1 K4 ऐसा कुछ दे रखा है, और पूछा है कि K इक्विवेलेंट बताइए। बहुत से ऑप्शन से रखे हैं ऐसे, तो हम क्या करते हैं, हम सारे ऑप्शंस में K1 K2 K3 K4 की वैल्यू 1 के बराबर रख देते हैं और देखते हैं कि जिसमें 1 आ रहा होता है वो आंसर हो जाता है। अगर K1 K2 K3 K4 सब 1 के बराबर हैं तो K इक्विवेलेंट भी 1 के बराबर आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में ऐसा हो रहा होता है वो आंसर हो जाता है। बस ये AIPMT में क्या पूछा गया है, इसका MR स्टार है, पता होना चाहिए, वरना तो आप करते रह जाएंगे, दिन हो जाएगी, सुबह हो जाएगी, रात हो जाएगी, लेकिन आपका आंसर नहीं आ पाएगा। चलिए, मैंने अपनी तरफ से ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, बस एक चीज़ बची है जो नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूला आता है वो E की पावर में। चलिए, थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड बाय। और इसके नोट्स मैं डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसका नाम है इरफान अली डॉक्टर 2B। अगर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करें या इस QR कोड को स्कैन कर लें तो भी हो जाएगा। चलिए, अगर जाते जाते मैं आप लोगों से कुछ बात कर लेता हूँ। चलिए, इसको थोड़ा तो देखिए, हम आज हमने कैपेसिटर कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और एक कमेंट आया था कि नीट जर्नी के ऊपर मैं अपनी वीडियो बनाऊँ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि बनाऊँ। और आप लोग कमेंट्स करके जो भी आपके दिल में है, रिव्यू है, फीडबैक है, कोई कमी है, कुछ भी है, बताइए ज़रूर। चलिए, ऑल द बेस्ट और तैयारी करते रहें। थैंक यू।